हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 10 के पॉलिटिकल साइंस को, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे जन संघर्ष और आंदोलन। जन संघर्ष और आंदोलन इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। पिछले वाला वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि लोकतंत्र में सत्ता का बंटवारा क्यों जरूरी है और सरकार के अलग अलग अंग तथा विभिन्न सामाजिक समूह कैसे सत्ता में हिस्सेदारी करते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि लोकतंत्र में अमूमन हितों और नजरियों का टकराव चलते रहता है। हितों और नजरियों के इस द्वंद्व की अभिव्यक्ति संगठित तरीके से होती है। जिसके पास सत्ता होती है उन्हें परस्पर विरोधी मांगों और दबावों में संतुलन बैठाना पड़ता है। जिसके पास सत्ता होता है उसके कितने लोग विरोधी होते हैं, उनके कितने लोग विरोधी होते हैं, उनसे कितने लोग मांग करते हैं, उन पर कितने लोग दबाव डालते हैं। तो इसको विरोधों को और मांगों को और दबावों को संतुलन बनाना, सभी में संतुलन बैठाना पड़ता है सत्ता पक्ष के लोगों को। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, जानेंगे कि ये जो विरोधी मांगे और दबाव के बीच जो परस्पर संबंध है लोकतंत्र आकार ग्रहण करता है किस प्रकार से। इस वीडियो में हम लोग इसमें चर्चा करेंगे और देखेंगे कि विभिन्न तरीकों तथा संगठनों के सहारे आम नागरिक लोकतंत्र में आम नागरिकों की अपनी भूमिका क्या होता है। आम नागरिक लोकतंत्र में अपनी भूमिका निभाते हैं किस प्रकार से, हम इस वीडियो में देखेंगे। और हम राजनीति को प्रभावित करने के प्रत्यक्ष तरीके यानी कि दबाव, समूह और आंदोलनों की चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और इस तरह हम इसमें वीडियो में पिछले वाले वीडियो से उसमें यह भी वीडियो उसी पर आधारित है। सत्ता में साझेदारी पर आधारित जन संघर्ष और आंदोलन पर ही आधारित है वीडियो। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से आम जनता का जन आंदोलन में आम जनता कैसे अपना भागीदारी निभाते हैं और इसमें लोकतंत्र की रचना में जनता की भूमिका क्या होती है इसमें देखेंगे। तो हमारा टॉपिक है नेपाल में लोकतंत्र का आंदोलन। नेपाल में लोकतंत्र का आंदोलन 20वीं शताब्दी से 2008 तक राजनीतिक आंदोलन की एक श्रृंखला जो है, जिसमें प्रतिनिधि लोकतंत्र की स्थापना, एक बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था और राजशाही के उन्मूलन की वकालत की। तो इसमें 3 प्रमुख आंदोलनों को देखा है। एक 1951 की क्रांति, जन आंदोलन और लोकतंत्र आंदोलन, जिसने अंततः शाह राजशाही की समाप्त कर दिया और नेपाल को एक गणतंत्र की ओर स्थानांतरित कर दिया और बहुदलीय द्विसदन लोकतंत्र को फिर से शुरुआत किया। तो यही है नेपाल में लोकतंत्र का जो आंदोलन का सिलसिला चला। तो नेपाल में लोकतंत्र के लिए एक राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत 20वीं शताब्दी के मध्य में लंबे समय से स्थापित जो नेपाल में शाही परिवार राणाओं को बेदखल करना था, शाही परिवार को बेदखल करना था, जो भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन से जातीय और राजनीतिक विकास को प्रभावित था। हालांकि लोकतंत्र की अवधि 1960 में समाप्त हो गई और सरकार की पंचायत प्रणाली शुरू की गई। हाल ही के लोकतंत्र संस्थाओं को समाप्त कर दिया गया, राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और भाषण की स्वतंत्रता के कुछ रूपों को प्रतिबंधित कर दिया गया। 1979 में छात्रों ने इसका विरोध किया। तो राजनीतिक व्यवस्था की दिशा में एक जनमत संग्रह का नेतृत्व किया, छात्रों के द्वारा नेतृत्व किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप मौजूदा पार्टी कम प्रणाली में मामूली अनुकूलन हुआ। कई बार विपक्ष पर कार्यकारी नियंत्रण कर लिया गया और 2006 तक मीडिया और नागरिक समाज के राष्ट्रव्यापी उत्पीड़न को लागू करने वाली आपातकालीन शक्तियों के माध्यम से शासन किया। तो माओवादियों के साथ सत्ता नेपाली दलों के गठबंधन के नेतृत्व में व्यापक विरोध के कारण राजा का इस्तीफा और संसद की बहाली करनी पड़ी। राजशाही का उन्मूलन और नेपाल को एक की ओर स्थानांतरित कर दिया गया और देश में गृह युद्ध की समाप्ति का एक प्रतीक है संघीय गणराज्य।
तो सन 2006 में अप्रैल माह में नेपाल में एक विलक्षण जन आंदोलन उठ खड़ा हुआ। शायद आपको ये लोकतंत्र की तीसरी लहर के देशों में एक है, जहां लोकतंत्र 1990 के दशक में कायम हुआ। और राजा ने नेपाल के जो राजा थे उसने नेपाल में राजा औपचारिक रूप से राज्य का प्रधान बना रहा, लेकिन वास्तविक सत्ता का प्रयोग जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथों में था। अत्यंतिक राजतंत्र से संवैधानिक राजतंत्र के इस संक्रमण को राजा वीरेंद्र ने स्वीकार कर लिया था, लेकिन शाही खानदान के एक रहस्यमय कत्लेआम में राजा वीरेंद्र की हत्या हो गई थी। इनको हत्या कर दिया गया था, इनको कत्ल कर दिया गया था। ये शाही खानदान के ये जो कुछ मनमुटाव था, रहस्यमय कत्ल किया गया इनको। नेपाल के नए राजा ज्ञानेंद्र लोकतांत्रिक शासन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। ज्ञानेंद्र जो थे उस समय, तो वो स्वीकार नहीं कर रहे थे। लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार की अलोकप्रियता और कमजोरी का उन्होंने फायदा उठाया और सन 2005 की फरवरी में राजा ज्ञानेंद्र ने तत्कालीन प्रधानमंत्री को अपदस्थ करके जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को भंग कर दिया। ये राजा जो ज्ञानेंद्र थे, इनको लोकतांत्रिक व्यवस्था रास नहीं आ रही थी और ये अलोकप्रियता जो सरकार निर्वाचित थी, वो सरकार जो निर्वाचित थी उसकी अलोकप्रियता और सरकार ज़्यादा लोकप्रिय नहीं थी। तो अलोकप्रियता और कमजोरी का इन्होंने फ़ायदा उठाया और इसको पदस्थ करके जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को भंग कर दिया। 2006 की अप्रैल में जो आंदोलन उठा, 2006 में अप्रैल में आंदोलन उठ खड़ा हुआ था, उसका लक्ष्य शासन की बागडोर राजा के हाथ से लेकर दोबारा जनता के हाथों में सौंपना था। तो संसद की सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियां ने एक 7 पार्टी अलायंस, सप्तदलीय गठबंधन थी SPA, ये पार्टी को बनाया और नेपाल की राजधानी काठमांडू है, आपको पता ही होगा। तो काठमांडू में 4 दिन के बंद का आह्वान किया और इस प्रतिरोध ने जल्द ही अनियतिकालीन बंद का रूप ले लिया। तो आप देख सकते हैं नेपाल के रैली करते हुए जन आंदोलन को, कितनी तादाद में लोग जन आंदोलन कर रहे हैं। इस इमेज को आप देख सकते हैं, इसमें माओवादी, बागी तथा अन्य संगठन भी साथ में थे। लोग कर्फ्यू तोड़कर सड़कों पर उतर आए। तकरीबन 1 लाख लोग रोजाना एकजुट होकर लोकतंत्र की बहाली की मांग कर रहे थे और लोगों की इतनी बड़ी तादाद के आगे सुरक्षा बलों की एक भी नहीं चल सकी थी। सुरक्षा बल के कुछ नहीं चल रही थी, क्योंकि इतने लोग का भीड़ था और इतने लोगों के बीच सुरक्षा बल के कुछ चल ही नहीं रहा था। 21 अप्रैल के दिन आंदोलनकारियों की संख्या 3 से 5 लाख तक पहुंच गई और आंदोलनकारियों ने राजा को अल्टीमेटम दे दिया। राजा ने आधे अधूरे मन से कुछ रियायत देने की घोषणा की, जिसे आंदोलन के नेताओं ने स्वीकार नहीं किया। राजा सोचा कि रियायत दे करके इस आंदोलन को समाप्त कर दें, लेकिन जो आंदोलनकर्ता थे, आंदोलन के जो नेता थे, उन्होंने स्वीकार इसको नहीं किया, इस रियायत को। नेता अपनी मांगों पर अडिग रहे और अटल रहे कि सांसद को बहाल किया जाए, सर्वदलीय सरकार बने तथा एक नई संविधान सभा का गठन हो, जनता का मांग थी। और 24 अप्रैल 2006 में अल्टीमेटम का अंतिम दिन था, 24 अप्रैल को, और इस दिन राजा तीनों मांगों को मानने के लिए बाध्य हुआ। SPA ने गिरिजा प्रसाद कोइराला को अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना और संसद फिर बहाल हुई और इसने अपनी बैठक में कानून पारित किए और इन कानूनों के सहारे राजा के अधिकांश शक्तियां वापस ले ली गई, लोकतांत्रिक हो गई और नई संविधान सभा के निर्वाचन के तौर तरीके पर SPA जो पार्टी इन्होंने बनाया था आंदोलनकारियों ने, तो SPA और माओवादियों के बीच सहमति बनी। 2008 में राजतंत्र को खत्म कर दिया गया और नेपाल संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। 2015 में यहाँ एक नए संविधान को अपनाया गया। नेपाल के लोगों का यह संघर्ष पूरे विश्व के लोकतंत्र प्रेमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है।
तो लोकतंत्र स्थापित होने के बाद यहाँ नए संविधान को अपनाया गया और संविधान को तैयार किया गया कि सम्राट के अधिकार, और संविधान को इस तरह से तैयार किया गया कि सम्राट का जो अधिकार था और उनकी जो भूमिका थी उसको हटा दिया गया। मौजूदा सरकार के मंत्री परिषद को कार्यकारी शक्ति स्थानांतरित करके और करे, इसलिए राज परिषद शाही सलाहकार निकाय को समाप्त कर दिया गया और उन शब्दों को हटा दिया गया जो सम्राट को नेपाल के नेता के रूप में संदर्भित करते हैं, जैसे महामहिम की सरकार। तो ये सब शब्द को हटा दिया गया। प्रतिनिधि सभा के माध्यम से मंत्री परिषद के लिए जवाबदेही स्थापित किया गया। सरकार के सभी कार्यकारी अंग जैसे पुलिस, सेना और प्रशासन को गणतांत्रिक सरकार के प्रभाव में लाया गया और राजा को संपत्ति और संपदा पर कर देने के लिए विवश किया गया और पैलेस सेवा को राज सिविल सेवा में एकीकृत किया गया। तो इस तरह का नियम, जो पहले का राजतंत्र में जो नियम थे उसको चेंज किया गया। तो नेपाल के लोगों का यह संघर्ष पूरे विश्व के लोकतंत्र प्रेमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अब हमारा टॉपिक है बोलीविया का जल युद्ध। तो बोलीविया का जल युद्ध हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इस टॉपिक को, और देखेंगे कि बोलीविया का जल युद्ध किस प्रकार से हुआ था। नेपाल और पोलैंड के जो कथाएं हैं लोकतंत्र की स्थापना तथा उसके पुनरुद्धार की बात बताती है बोलीविया का जल युद्ध। लेकिन जनसंघर्ष की भूमिका लोकतंत्र की स्थापना के साथ खत्म नहीं हो जाती। तो बोलीविया के लोगों ने पानी के निजीकरण के खिलाफ एक सफल जनसंघर्ष किया था। तो इस बोलीविया का जो जल युद्ध जनसंघर्ष था उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।